हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। मैंने इन सभी वीडियोज़ का प्लेलिस्ट भी बना दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो 67th और 68th बीपीएससी से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 12 डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। साथ ही साथ देखिए, इस बुक में जो इम्पोर्टेंट सेट दिया गया है 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि बिहार का बजट, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार और भारत का वन रिपोर्ट, बिहार की जनगणना 2011 और बिहार में प्रथम, जो कि एक करंट अफेयर का टॉपिक है। तो इस प्रकार से 5 सेट मैंने उसका कवर करा दिया था जो इम्पोर्टेंट सेट है। तो 11 सेट यहाँ मैंने कवर करा दिया है और 5 सेट यहाँ पर, तो टोटल 16 सेट मैंने कवर करा दिया है अब तक। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट में देकर के बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, वर्तमान में राज्यपाल का जो मासिक वेतन होता है ये कितना होता है, तो ये 3.5 लाख रुपया होता है। अच्छा, अगर राष्ट्रपति का पूछा जाए तो राष्ट्रपति का 5 लाख रुपया होता है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपया मासिक वेतन होता है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, राज्य वित्त आयोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। इसका प्रावधान जो है 73वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। और देखिए, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्य का जो राज्यपाल है यह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह आर्टिकल आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, तीसरा प्रश्न है कि विधानसभा सदस्य बनने हेतु योग्यताएं हैं। तो देखिए, विधानसभा सदस्य की जो अर्हताएं दी गई हैं यह अनुच्छेद 173 में दिया गया है। ये पहले भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो, पागल या दिवालिया न हो। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन बिहार के संपूर्ण इतिहास को मैंने एक ही वीडियो में 200 से अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करा दिया है। एक बार उसको देख लीजिएगा, पूरा प्राचीन बिहार का इतिहास आपका कंप्लीट हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। देखिए, विधानसभा के कार्य संचालन हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य का कितना होना चाहिए। तो देखिए, ये जो कोरम होना चाहिए 1/10 होना चाहिए। इसी प्रकार से लोकसभा का भी है 1/10, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, विधान परिषद का कार्यकाल होता है। देखिए, विधान परिषद एक अस्थाई सदन है, इसका कार्यकाल नहीं है, ठीक है। इसको भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। तो राइट आंसर देखिए, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन हेतु गाँव की कितनी जनसंख्या होनी अनिवार्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ग्राम पंचायत की, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए, बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित है, ये ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत की टोटल कितनी अस्थाई समितियां हैं, तो टोटल 6 अस्थाई समितियां हैं, ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया था, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायत के कितने अंग हैं, तो इसके 6 अंग हैं। 6 अस्थाई समिति है, 6 इसका अंग भी है। ग्राम सभा, कार्यकारिणी समिति, मुखिया, ग्राम सेवक, ग्राम रक्षा दल और ग्राम कचहरी, ठीक है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक का होता है। और देखिए, ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है, प्रधान होता है, वो मुखिया होता है। इन सबको ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राज्य महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है।
राज्य महिला आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ये कितना होता है? तो फ्रेंड्स यह 3 वर्ष का होता है। ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना का आरंभ किया गया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना है इसको शुरू किया गया था 2002 में, और उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये 2002 से लेकर के 2007 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है? देखिए पटना प्रमंडल, अच्छा टोटल 9 प्रमंडल हैं। पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिला है। कितना जिला है? 6 जिला है। ये कौन कौन से हैं? तो उंगली पर काउंट कीजिए। पटना, नालंदा, उसके बाद रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। ठीक है, तो ये 6 जिला हैं। पूछा गया है कि नहीं आता है तो जहानाबाद हो जाएगा। जहानाबाद जो आता है ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मगध प्रमंडल में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री, पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री पूछा गया है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है, और ये पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी हैं, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, और इनका जो टेन्योर रहा था, इनका जो कार्यकाल रहा था ये कब से कब तक रहा था? तो 5 मार्च, यहाँ मैं लिख देता हूँ 5 मार्च 1967 से लेकर के 28 जनवरी 1968 तक इनका कार्यकाल रहा था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? अच्छा देखिए फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद जी को, ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इनको भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को ध्यान रखना, इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। ठीक है, और यहाँ पर पूछा गया कि भारत रत्न से इनको कब सम्मानित किया गया था? तो इनको किया गया था 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है ये 445 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को खादर कोह के नाम से जाना जाता है? तो देखिए खादर कोह के नाम से जाना जाता है दुर्गावती जलप्रपात को। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में है, करकट जलप्रपात कैमूर में है, ककोलत जो है ये नवादा में है। ये सब ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद देखिए बलथर मिट्टी की प्रकृति होती है बलथर मिट्टी, या फिर इसको लाल पीली मिट्टी भी कहा जाता है। और यह मिट्टी जो है रोहतास, कैमूर, गया, नवादा, औरंगाबाद, जमुई और बांका में पाई जाती है। ठीक है, और देखिए पूछा गया है यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है। बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? बांगर मिट्टी में किसकी प्रधानता अधिक होती है? तो इसमें पोटास की प्रधानता अधिक होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में पोटास की जो है प्रधानता अधिक होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पोटास जो है इसकी प्रधानता अधिक होती है बांगर मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस वर्ष बिहार में भीषण भूकंप आया था? तो भीषण भूकंप जो आया था यह आया था 1934 में, 1934 में आया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1934। पुस्तक यहाँ सुधार करेंगे, दिगंत में टोकरी थेरी गाथा नहीं है, यह है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। यहाँ टोकरी में दिगंत थेरी गाथा होगा। ठीक है, और इसकी लेखिका जो है ये कौन है? अनामिका है। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसी के लिए जो है इनको 2020 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत कितने जिलों का चयन किया गया है? अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना है इसकी घोषणा साल 2012 में सुपौल जिला में किया गया था। और वर्तमान में यह परियोजना पूर्णिया और कोसी प्रमंडल के 7 जिलों पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल और सहरसा में जो है यह सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर देखिए इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ उसको ध्यान से ज़रूर सुनिए। देखिए बिहार में चरम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ जो है इसकी स्थापना की गई है? तो इसकी स्थापना जो की गई है मुजफ्फरपुर में। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो देखिए इस योजना के तहत राज्य की बालिकाओं की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सरकार के द्वारा जो है 51,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 51,000 रुपया राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न में से किसे बिहार की राजनीति का संत कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यह कहा जाता है किसको? यह कहा जाता है भोला पासवान शास्त्री को। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करैल केवाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो यह जो मिट्टी है यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें पोटास की बहुलता होती है, अभी मैंने आपको बताया। दिए गए विकल्प में कौन सी नदी दक्षिण दिशा से गंगा नदी में आकर के मिलती है? तो देखिए इसमें से सोन, पुनपुन, फल्गु, करमनासा ये सभी नदियां जो हैं दक्षिण दिशा से जो है गंगा नदी में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त से एक से अधिक। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे घोगा झील के नाम से जाना जाता है? तो ये गोगाबिल झील है, यह कटिहार में है। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कहाँ पर है? कटिहार में। और यह बिहार का पहला इसे सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और पहला रामसर जो स्थल है बिहार का, रामसर साइट, ये कौन सा है? तो कांवर लेक है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस, अच्छा कांवर लेक कहाँ पर स्थित है ज़रा आप कमेंट करके बताइए। कांवर झील जो है ये कहाँ पर स्थित है, आप मुझे अभी तुरंत कमेंट करके बताइए। देखिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये मनाया जाता है 2 फरवरी के दिन, 2 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए कल वाला जो प्राचीन बिहार का इतिहास था उसमें प्रागैतिहासिक काल से लेकर के जो परवर्ती गुप्त वंश है वहाँ तक मैंने कवर कराया हुआ था, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जितने भी प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित टॉपिक है, सभी का एमसीक्यू मैंने एक ही वीडियो में करा दिया था, देख लीजिएगा। तो ये अंतिम शासक पूछा गया है, तो अंतिम शासक जो था ये जीवित गुप्त द्वितीय था। अगर इसका संस्थापक पूछा जाता, परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो यह जो संस्थापक था यह कौन था? तो राइट आंसर इसका कृष्णगुप्त हो जाता, ठीक है, कृष्णगुप्त था। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदंतपुरी एवं नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? तो देखिए उदंतपुरी की स्थापना किसने करवाया था, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की? तो यह करवाया था गोपाल ने। गोपाल जो था यह पाल वंश का संस्थापक था। अच्छा ये नालंदा जो है इसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करवाया था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था। और उदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जो था इसने ध्वस्त करवा दिया था। चीनी यात्री इत्सिंग बिहार का भ्रमण किया था। तो देखिए इत्सिंग जो था यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, और इसने अपने यात्रा विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। तो ये 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा महाविहार की स्थापना किस गुप्त शासक ने किया था? तो अभी मैंने आपको बताया है कुमारगुप्त ने, ठीक है। चलो उसके बाद देखिए पाल वंश के दूसरा संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? कल वाला जो प्राचीन इतिहास था, जो हमने टोटल एमसीक्यू को कवर किया हुआ है, उसमें इसी प्रश्न को मैंने आपसे पूछा भी था। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह महिपाल को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छा पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, ध्यान रखिएगा। देवपाल ने जावा के शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर किस स्थान पर एक बौद्ध विहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान दिए थे? तो यह दिया था कहाँ पर? नालंदा में। ऑप्शन नंबर ए होगा नालंदा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, और यह मकबरा किसके द्वारा निर्मित करवाया गया है? तो यह मकबरा जो है इब्राहिम खां के द्वारा निर्मित करवाया गया है। चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये आया था कब? हेनसुआंग यह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और ये जो अध्ययन किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव थे, ठीक है, नान्यदेव। आखिरी शासक हरिसिंह देव थे, हरिसिंह देव याद रखना है, ये अंतिम शासक थे। राजधानी सिमरावगढ़ थी, और कर्नाट वंश के शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, ये सब ध्यान रखिएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1378 में पूर्णतः यह समाप्त हो गया था। उसके बाद देखिए निम्न में से कौन सल्तनत काल में बिहार का प्रांतपति नहीं रहा था? तो बिहार का प्रांतपति इसमें से कौन सा नहीं रहा था? तो ये मुबारिज खां नहीं था। मुबारिज खां जो था, देखिए मुबारिज खां जो था फ्रेंड्स, यह गुजरात और हैदराबाद राज्य का मुगल गवर्नर था, ठीक है, मुगल गवर्नर था यह। चलिए कहाँ का? तो गुजरात और हैदराबाद का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह दिया था तुर्कों ने, ठीक है। अमर सिंह को अंग्रेजों द्वारा बंदी बना करके निम्नलिखित में से किस जेल में रखा गया था? तो ये वीर कुंवर सिंह के अनुज थे,
और उनकी मृत्यु के पश्चात वीर कुंवर सिंह जी की इन्होंने ही नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का। ठीक है, और ये अंग्रेजों से छापामार युद्ध लड़ते रहे थे, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इनको बंदी बना करके गोरखपुर जेल में जो है रखा गया था, जहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कि चंपारण एग्रेरियन समिति के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था। देखिए, अगर हम बात करें तो चंपारण एग्रेरियन समिति, ठीक है, बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट ने, कौन, एडवर्ड गेट ने, यहाँ मैं लिखता हूँ एडवर्ड गेट ने जो है चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया था। और इसके अध्यक्ष कौन था, एफजी स्लाई था, एफजी स्लाई इसका अध्यक्ष था, एफजी स्लाई। ठीक है, याद रखेंगे। गांधी जी भी इसके सदस्य थे, ठीक है, गांधी जी भी इसके सदस्य थे, एफजी स्लाई इसका अध्यक्ष था। उसके बाद एलसी अदामी भी सदस्य थे, राजा हरिप्रसाद भी इसके सदस्य थे, गांधी जी भी सदस्य थे, श्यामा प्रसाद इसमें नहीं थे। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, यह जो कमेटी थी चंपारण एग्रेरियन कमेटी, इसके अनुशंसा पर तीन कठिया प्रणाली को कानून के द्वारा समाप्त कर दिया गया था और किसानों का लगान घटा करके क्षतिपूर्ति के रूप में 25% जो धन था उनका वापस किया गया था। यह भी ध्यान रखिएगा। वर्ष 1923 में बिहार में स्थापित स्वराज दल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। अच्छा, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष जो थे बनाए गए थे श्री नारायण प्रसाद। ठीक है, श्री नारायण प्रसाद इसके प्रथम अध्यक्ष, और अब्दुल बारी जो थे, अब्दुल बारी ये सचिव थे, अब्दुल बारी सचिव थे। ठीक है, अब्दुल बारी सचिव थे और नारायण प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि इल्तुतमिश ने किसे बिहार प्रांत में दिल्ली सल्तनत का प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। तो यह किया था किसको, यह किया था मलिक अलाउद्दीन जानी को। ठीक है, पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री की वृत्तांत में मिलता है। तो यह विदेशी यात्री कौन है, तो विदेशी यात्री मेगास्थनीज है। मेगास्थनीज की इंडिका में जो है इसका विस्तृत वृत्तांत मिलता है। और यह आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, सेल्यूकस निकटर का राजदूत था। मगध में प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित किया था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार कराया भी है, पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, मगध में इसने मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था बृहदत्त, इसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था, ब्राह्मण वंश का। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य का। क्लियर। चलिए इन सबको ध्यान रखना आपको। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सैंड्रोकोटस के रूप में किसने किया है। तो यह किया है विलियम जोन्स ने, विलियम जोन्स ने किया है। ये सभी प्रश्न कल वाली वीडियो में मैंने कवर करा दिया था, जो बिहार का प्राचीन इतिहास मैंने कराया था एक ही वीडियो में, उसी में। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतों में विभक्त था। तो फ्रेंड्स यह टोटल कितने प्रांतों में विभक्त था, तो 5 प्रांत में। याद रखना है कितने प्रांतों में विभक्त था, तो यह 5 प्रांत में विभाग था। ठीक है, और ये 5 प्रांत आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये 5 प्रांत कौन कौन से थे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये 5 प्रांत उत्तरापथ था, दक्षिणापथ था, अवंती था, कलिंग था और प्राची था। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी, कलिंग की राजधानी तोसली थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी और उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। तो अशोक जो था इसने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 200 कब, बताइए 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। ठीक है, 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में जो है इसने कलिंग पर आक्रमण किया था। क्लियर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिएगा कि किस जैन संगति के बाद जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गए थे। कौन सी यह जैन संगति थी, तो देखिए यह प्रथम जैन संगति थी जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में 322 ईसा पूर्व में। किसकी अध्यक्षता में, तो स्थूल बुद्र की अध्यक्षता में। और इसी में 2 संप्रदाय में बट गया था, कौन सा, तो श्वेतांबर और दिगंबर। तो राइट आंसर इसका प्रथम जैन संगति। दूसरा जो हुआ था जैन संगति, ये हुआ था वल्लभी गुजरात में। किसकी अध्यक्षता में, तो क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। आगे बढ़ेंगे कि बिहार के किन क्षेत्रों तक अंग महाजनपद का विस्तार था। अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में टोटल कितने महाजनपद थे, तो 3 महाजनपद। कौन कौन से महाजनपद, तो इनका नाम भी मैंने आपको बताया था कि आप याद रखिएगा। ठीक है, ये 3 महाजनपद कौन कौन से थे, तो ध्यान से सुनिए। एक तो मगध हो गया, मगध के बाद दूसरा अंग था और तीसरा वज्जी था। मगध, अंग और
वज्जी। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। अंग की राजधानी चंपा थी और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। और यहाँ पूछा गया किस क्षेत्र में अंग महाजनपद का जो है विस्तार था? तो अंग महाजनपद जो था ये भागलपुर एवं मुंगेर के आसपास का क्षेत्र था। भागलपुर और मुंगेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे मगध पूछता तो मगध का विस्तार जो है या आधुनिक पटना और गया जिले के प्राचीन मगध था। उसके बाद अगर हम बात करें वज्जी का तो वर्तमान बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिले के आसपास के क्षेत्र इसमें शामिल था। अगला प्रश्न कि बृहद्रथ वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? अच्छा, बृहद्रथ वंश की स्थापना जो है किसने किया था? पहले तो ये प्रश्न बनता है, बताइए बृहद्रथ वंश की स्थापना जो है यह किसने किया था? तो देखिए इसका स्थापना जो किया था यह किया था किसने? तो यह किया था बृहद्रथ ने। बृहद्रथ ने इस वंश का स्थापना किया था, अपने ही नाम पर रखा था। और बृहद्रथ का पुत्र जो जरासंध था वह सबसे इसका प्रतापी शासक था। तो जरासंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक हर्यंक वंश का जो था ये कौन था? बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह जो था ये नागदशक था। नागदशक था हर्यंक वंश का अंतिम शासक। और इसी को अपदस्थ करके जो इसका अमात्य था शिशुनाग, इसने शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। तो ये सब ध्यान रखना है। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस स्थान से अशोक के स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? ये बिहार का स्थान दिया गया है। इसमें से आंसर आपको कमेंट करके बताना है और अपना स्कोर बता दीजिए। और फ्रेंड्स हमेशा की तरह आप बताइए कि इन 50 प्रश्नों में से कितने का आंसर आपने सही दिया है। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिएगा।